नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। बहुचर्चित रामायण धारावाहिक के राम और मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने विजयदशमी के अवसर पर रामायण धारावाहिक पर हिंदुस्तान के साथ बातचीत की। अरुण गोविल ने बताया कि किस प्रकार उनको भगवान राम का अभिनय करने का मौका मिला, कैसे वह इसी रोल को करने की जिद पर अड़ गए, कैसे अपने चेहरे पर भगवान का भाव लाने के लिए, मुस्कुराहट लाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। रामायण धारावाहिक में सबसे लंबा संवाद 14 मिनट का था। इसकी शूटिंग रात में हुई थी। संवाद इतना लंबा था कि रामानंद सागर को झपकी आ गई और मुझे ही ओके करना पड़ा। दिल्ली की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है। आम आदमी पार्टी एएपी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वीके सक्सेना एक महिला डॉक्टर द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। संजय सिंह के इस बयान से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल इस मामले में पक्षपाती भूमिका निभा रहे हैं और उनके कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि वे आरोपी को बचाने के लिए सक्रिय हैं। इस घटनाक्रम ने दिल्ली की राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना दिया है, खासकर जब महिला सुरक्षा और यौन उत्पीड़न के मामलों पर गंभीर चर्चा हो रही है। यह आरोप राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को और बढ़ा सकता है और इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, डुप्लीकेट शिवसेना के लोग दशहरा रैली करते हैं, वे भाड़े पर पैसा देकर लोगों को लाएंगे। उनके पास कौन सा विचार है? उस पार्टी का जन्म गुजरात में हुआ है, महाराष्ट्र में नहीं, इसलिए उन्हें कार्यक्रम सूरत गुजरात में करना चाहिए। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर हमला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग मारे गए हैं। इस हमले के बाद क्षेत्र में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के इस आक्रामक कदम के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है कि वे इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हिजबुल्लाह के नेताओं ने कहा है कि इजरायल को इसके परिणाम भुगतने होंगे और यह कार्रवाई उनकी सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती है। इस स्थिति ने न केवल इजरायल और लेबनान के बीच तनाव को बढ़ाया है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी गंभीर चुनौतियां पेश की हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर नजर रख रहा है, जबकि स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। तमिलनाडु के कवारपेट्टाई के पास मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस और एक खड़ी मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर के कारण कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना में 19 यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस ट्रेन हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि यह घटना रेलवे सुरक्षा के प्रति सरकार की लापरवाही का परिणाम है। राहुल गांधी ने सरकार से जिम्मेदारी लेते हुए सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने की मांग की है। इस घटना ने रेल सुरक्षा की आवश्यकता और ट्रेन संचालन में सुधार की दिशा में सवाल उठाए हैं, जबकि पीड़ितों के परिवारों में चिंता और तनाव का माहौल है। आसदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में एक भाषण में गाजा और लेबनान पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों नेताओं की नीतियों ने संकट को और बढ़ा दिया है। ओवैसी ने कहा कि इजरायल की क्रूरता और मानवता के खिलाफ हो रहे हमले अस्वीकार्य हैं। उन्होंने भारत सरकार से भी सवाल उठाए कि वह इस मुद्दे पर चुप क्यों है, जबकि लाखों निर्दोष लोगों की जान जा रही है। ओवैसी ने दोनों नेताओं के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि विश्व समुदाय को इस नृशंसता के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। इस भाषण ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और ओवैसी की टिप्पणियों ने मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दिया है।
तमिलनाडु के कवारपेट्टाई के पास मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस और एक खड़ी मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर के कारण कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना में 19 यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस ट्रेन हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि यह घटना रेलवे सुरक्षा के प्रति सरकार की लापरवाही का परिणाम है। राहुल गांधी ने सरकार से जिम्मेदारी लेते हुए सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने की मांग की है। इस घटना ने रेल सुरक्षा की आवश्यकता और ट्रेन संचालन में सुधार की दिशा में सवाल उठाए हैं, जबकि पीड़ितों के परिवारों में चिंता और तनाव का माहौल है। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वे इजरायल के जासूस हो सकते हैं। इसी संदर्भ में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और IRGC उनकी पूछताछ कर रही है। कानी, जो कुद्स फोर्स के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी हैं, पर शक है कि उनकी गतिविधियां ईरान की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। इस मामले ने ईरानी सुरक्षा बलों के भीतर हड़कंप मचा दिया है और यह घटना ईरान के अंदर राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जरिए यह जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरह कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों ने नुकसान किया और किस सीट पर किस निर्दलीय उम्मीदवार का आंकड़ा कौन था। आलाकमान इस कमेटी के जरिए यह पता करना चाहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला का हाथ किस किस निर्दलीय के पीछे था और किसने नुकसान किया और कितनों को मनाया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि हरियाणा में नेताओं के अंतर्कलह कांग्रेस की हार का बड़ा कारण रहा, इसलिए अब कांग्रेस नेतृत्व इस बात की तह तक जाकर अपना फैसला लेना चाहता है। दरअसल कई सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस के बागी थे और करीब 12 सीटों पर सीधे बागियों के चलते कांग्रेस हार गई। सर्दियां आने वाली हैं और दिल्ली में सर्दियों में वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जनता को सांस लेने में भी दिक्कतें होती हैं। लेकिन वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार तमाम कोशिशें कर रही है और इस कड़ी में दिल्ली में ग्रीन वॉर रूम को फिर से रीलॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से वायु प्रदूषण के बढ़ते कारकों पर निगरानी रखकर उसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हरियाणा चुनाव 2024 में लगातार तीसरी बार सरकार का गठन हरियाणा नई बीजेपी सरकार करने जा रही है। तारीख तय कर दी गई है। 2024 आलाकमान की ओर से हरी झंडी मिल गई है और शपथ की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि शपथ ग्रहण हरियाणा सीएम ओथ सेरेमनी की तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है, जिसका आयोजन पंचकूला में किया जाएगा। नायब सैनी की कैबिनेट लगभग पूरी तरह से फ्रेश और नए चेहरों वाली हो सकती है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र के कई बड़े चेहरे दिखाई देंगे, जबकि बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण से पहले हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने नौजवानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि 25,000 युवाओं के नतीजे तैयार हैं और जब हम नतीजे घोषित करने वाले थे तो विपक्ष कोर्ट में चला गया और मुख्य चुनाव आयोग को अर्जी दी कि हम चुनाव के दौरान ये नतीजे घोषित नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि जब तक आचार संहिता लागू है, नतीजे घोषित नहीं कर सकते। मैंने तब घोषणा की थी कि हम पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे और उसके बाद मैं शपथ लूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ मुख्यालय में आज विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कई बड़ी बातें कहीं। मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है। वक्त की मांग ये है कि उन्हें न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया से मदद मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मोहन भागवत ने विजयादशमी उत्सव पर दिए गए अपने भाषण में डीप स्टेट
वॉकिज्म और कल्चरल मार्क्सिज्म को सांस्कृतिक परंपराओं का शत्रु बताया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर चिंता जताई। उन्होंने जनसंख्या असंतुलन और अवैध घुसपैठ के खतरे का भी जिक्र किया। आसियान समिट के लिए लाओस पहुंचे पीएम मोदी ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रही जंग को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसका इशारा ग्लोबल साउथ देशों पर होने पर प्रभाव की तरह किया। उन्होंने शुक्रवार को यूरेशिया और पश्चिम एशिया में शांति एवं स्थिरता की बहाली का आह्वान किया। मोदी ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS को संबोधित करते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत पूरे क्षेत्र में शांति तथा प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। विजयादशमी के पावन पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को शिवावतार गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन करेंगे। उसके बाद सायंकाल गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली पारंपरिक विजयादशमी शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। शोभा यात्रा का समापन मानसरोवर रामलीला मैदान में होगा। अब तुमने कहा बुला लो, कुछ भी नहीं बुलाए। एक बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, 80,330 वोट मिले, ध्यान रखना। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बीजेपी विधायक एक पुलिस अधिकारी को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में विधायक कहते हैं, सुनो दारोगा, कायदे में रहो, 80,000 वोट मिले थे, ध्यान रखना। इस धमकी भरे बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यह घटना अब राजनीतिक रूप ले सकती है क्योंकि इस तरह की सार्वजनिक धमकी से प्रशासन और पुलिस विभाग की छवि पर असर पड़ रहा है। लोग इस वीडियो की जांच और संबंधित विधायक पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी में योगी मचा रहे उत्पात, एनकाउंटर में हत्या को बैलेंस करने के लिए कराई दूसरी हत्या। अखिलेश सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा संविधान की हर चीज को उलटना चाहती है। ये लोग धर्म जातियों को लड़ाना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। इस सरकार में कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो वो पेपर लीक और ट्रेन एक्सीडेंट। अखिलेश राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लखनऊ के लोहिया पार्क पहुंचे थे। उन्होंने लोहिया की मूर्ति पर माला चढ़ाई। इसके बाद मीडिया से बात की। उन्होंने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माला पहनाने से रोकने पर यूपी सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार का कल का व्यवहार बिल्कुल गलत था। यह कहना कि जानवरों के कारण आप वहां नहीं जा सकते, तो जानवर हर सड़क पर हैं। क्या इसका मतलब है कि हम सड़क पर नहीं चल सकते? दिवाली के मौके पर योगी सरकार ने जनता को तोहफा दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि उज्ज्वला योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। यह कदम खासकर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राहत लेकर आया है, जिससे त्योहार के समय उनके घरों में खुशी आएगी। इस योजना का उद्देश्य है कि दिवाली के दौरान लोगों को रसोई गैस की सुविधा बिना किसी अतिरिक्त खर्च के दी जाए, जिससे वे अपने त्योहार को अच्छी तरह से मना सकें। योगी सरकार का यह फैसला जनहित में बड़ा कदम माना जा रहा है।